यूँ ही एक वाक़या हुआ जब एक क्लाइंट मेरे पास आए और उन्होंने अपने किसी बहुत क्लोज़्ड वन्स को खोया था और जब वो मेरे पास चलकर आए, मुझे उस चीज़ का एहसास था कि इस कमरे में हम 2 एनर्जीज़ के अलावा एक तीसरी एनर्जी भी है। मीडियमशिप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरेन है क्योंकि सोल कहाँ है, किस रूप में है, किसी को नहीं पता कि हमारी हर एक सोल का एक पर्पस होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इस जन्म में सोल्जर हैं तो आप अगले जन्म में डांसर बनेंगे, अगले जन्म में सिंगर बनेंगे क्योंकि आपकी सोल का वो पर्पस नहीं है। अगर मेरी सोल का पर्पस सर्विस करना है, तो मैं किसी न किसी रूप में हर जन्म में सर्विस को चूज़ करूँ। हमारे जो पैर होते हैं, हमारा जो तलवा होता है पैर का, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करता है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोबीज के इस मंच पर आज हमारे साथ हैं नुपुर हेडा पाटिल। ये मिक्सचर है, एक किस्म से ये समझ लीजिए कि इनके पास जो एमपी की संस्कृति, मुंबई की संस्कृति, सारी संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। और बैकग्राउंड से इनके जो हस्बैंड हैं वो आर्मी से हैं, ये खुद अकल्ट साइंस में, फादर एस्ट्रोलॉजर हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सा पैकेज बन जाता है। देशभक्ति भी है, देश के प्रति प्रेम भी है, और जहाँ पर है नॉलेज का भंडार। अभी तक आप जितने भी मेरे टैरो कार्ड्स के जितने भी लोग आए, जानकार आए, वो सिर्फ टैरो के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानते थे। लेकिन ये सिर्फ जैसे अर्जुन की एक आंख है, तो उन एक आंख पर ही उनकी दृष्टि होती है कि भी चिड़िया की एक आंख पर नज़र है। इसी तरीके से इन्होंने सिर्फ टैरो कार्ड पे नज़र जमाई हुई है, और टैरो कार्ड की इतनी अच्छी नॉलेज है और मीडियम होने की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। नमस्कार नुपुर जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच ब्रिज सर, एकदम अच्छी हूँ और आपसे मिलकर और अच्छा लग रहा है। हरिओम तत्सत। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बोलते रहो, मेरा भी पुस्टअप होता रहूँगा मैं, और आपसे अच्छे क्वेश्चन कर सकूँगा ताकि हमारे दर्शकों को बहुत फायदा हो। जी बिल्कुल। टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं पूछूंगा कि पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये बहुत बारी हो चुका है। आपका इस लाइन में कैसे आना हुआ, और स्पेशल टैरो कार्ड की तरफ भी झुकाव क्यों हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मेरे फादर एक पेशे से तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनका ऑकल्ट की तरफ, ऑकल्ट क्यों बोलती हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं बोलती वो एस्ट्रोलॉजर है या मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं ऑकल्ट वर्ड इसलिए यूज करती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पावर है जो हिडन है। दैट इज व्हाट ऑकल्ट इज ऑल जी। अबाउट। तो मेरे फादर भी ऑकल्ट की तरफ काफी झुकाव रहा है उनका, और वो एस्ट्रोलॉजी को अपना मीडियम लेकर और लोगों की हेल्प करते थे। उनका एक ऐसा एरिया था जहाँ वो बिजनेस की तरफ पूरे फोकस थे, और यहाँ अगर कोई भी उनके पास हेल्प के लिए आता था, कहीं अटकता था लाइफ, ऐसा कोई ना कोई लाइफ में ट्रांजिशन होता था जहाँ उनको जरूरत होती थी, तो पापा मदद करते थे। तो जब मैं अपने पापा को बचपन में देखती थी, मुझे लगता है ये तो मेरे सुपर हीरो हैं। जैसे हर लड़की को अपने फादर में एक हीरो दिखाई देता है, उनका वो पावर जो वो लोगों को गाइड करते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो मेरे लिए एक हीरो बन गए। मैं पापा से हमेशा कहती थी कि मुझे भी आपकी तरह कुछ ना कुछ बताना है, मुझे लोगों से बोल। लेकिन एक मारवाड़ी सेटअप था, हमेशा पुश रहा पढ़ाई की तरफ। आप पढ़ाई करो बेटा, आप पढ़ाई करो। जब पढ़ाई भी कंप्लीट होने लगी, मैं ग्रेजुएशन की तरफ जब जाने लगी, और मुझे बहुत दिल था कि मैं मास मीडिया, मास कॉम की तरफ जाऊँ। बोलने का शौक था, कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी चैनल करनी पड़ेगी, लेकिन जाने नहीं दिया। आपको बेटा बीकॉम करना है और एमबीए करना है, वही ट्रेडिशनल अप्रोच रखना है। जब मैं इंदौर पहुंची अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि एक छोटे शहर से थी तो हमें बड़े शहर में जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए, तब मैं एक टीचर से मिली। उन्होंने अपनी क्लास में मुझे बुलाया कि आप एक डेमो अटेंड करने आइए, टैरो का डेमो। टैरो एक बहुत ही नया शब्द था। मैं शुरू से काफी किताबें पढ़ती थी, तो मेरे लिए वो एक नया शब्द नहीं था, क्योंकि जब मैंने वो किताब पढ़ी मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। मुझे लगा था ये एक नया है, एक नया शब्द है। उस किताब का नाम है ब्रीडा। पॉलो कोहिलो करके एक राइटर है, उनकी एक किताब है। और जब मैंने ब्रीडा पढ़ी और उसमें देखा कि एक लड़की की कहानी है कि किस तरह वो यूनिवर्स को, सन को, मून को समझने के लिए एक अलग ही पाथ पर जाती है, और उसी समय वो टर्न आया लाइफ में जब मैं इन टैरो टीचर से मिली। जब मैंने घर पे फोन किया तो किसी को कुछ समझ ना आया कि टैरो होता क्या है। मेरे फादर ने मुझसे एक दो सवाल पूछे कि बेटा क्या है, किस तरह का आर्ट है। उन्होंने बोला ठीक है आप क्लास करो। उस समय आजकल के बच्चों के ज़माने की तरह ऐसा नहीं कि हमारे बैंक में हमेशा पैसे हुआ करते थे। सर हमेशा हम पापा से पॉकेट मनी लेते थे, या जितना भी खर्चा होता था लिया जाता था। बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था उस समय। बस इसी तरह क्लास की, टैरो में इंटरेस्ट आ गया, और इसी तरह टैरो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। पहली प्रैक्टिस हॉस्टल की लड़कियों के कार्ड्स पढ़ के करी। मैं उस समय 1 रुपए लेती थी कि एक रीडिंग के 1 रुपए लूंगी। धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस बढ़ी। मुझे लगता है आज भी अगर मैं कहूंगी कोई भी आर्ट, ये सारे आर्ट फॉर्म्स होते हैं,
किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और वो जो मेरी टैरो की प्रैक्टिस मैंने हॉस्टल में उन 150-200 लड़कियों के साथ टैरो कार्ड्स पढ़ पढ़ के करी, दैट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टिल डेट, जिससे मेरा टैरो का बेस बहुत सॉलिड हुआ। और इसी तरह मेरा झुकाव और इसी तरह टैरो का दुनिया में आना हुआ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि पापा चाहते थे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की तरफ फोकस रहे, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी लाइफ शायद और मिस्टीरियस है, और ये रंग बिरंगे कार्ड्स मेरी लाइफ में आ गए। अरे वाह। आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। नुपुर मैम जो करते हैं वो इस तरीके से है कि पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे तो जरूर, पर आपको ट्रांस में नहीं ले जाएंगे, कार्ड के माध्यम से ही आपके पास्ट के बारे में, यानी आपके जो पिछले जन्म है उसके बारे में बताएंगे। ये कैसे संभव है? मैंने मतलब फर्स्ट टाइम आपके पास ही सुना और देखा ये कि आप पास्ट लाइफ के बारे में बता सकते हैं, आप कार्ड चेक करके, कार्ड ही निकाल के। तो ये आज तक मैंने किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं देखी। और एक शब्द होता है मीडियम, कि मीडियम जो होता है ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और किस लिए काम करता है? आपने मुझसे 2 बहुत बड़े सवाल पूछ लिए, वो भी एक साथ बॉम्ब करके मेरे ऊपर बॉम्ब गिरा दिया सर। मैं आपको इनको 2 हिस्से में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। पहली चीज आपने पूछी कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कार्ड से कैसे कर दी थी, पास्ट लाइफ भी किस तरह से दिखाई दे सकती है। सर जब मैं टैरो के रास्ते पर चली और मैं आगे बढ़ने लगी, मैं जिससे भी मिलती थी वो एस्ट्रोलॉजी भी करता, वो न्यूमरोलॉजी भी करता, मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं क्या करूंगी, मेरा क्या पाथ है, क्योंकि मैं हमेशा एक रास्ते पे चलने वाला एक बच्चा हूँ कि भाई मुझे तो एक ही रास्ते पे चलना है, मुझे एक ही रास्ता समझ में आता है। धीरे धीरे मैंने करके छोटे छोटे कोर्सेज करना शुरू किए, वो एनर्जीज एक्वायर करना शुरू की। सबसे पहले रेकी सीखी, जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। मुझे धीरे धीरे उसकी कड़ियां समझ में आई। जब भी मैं कोई कोर्स करती थी, मेरा मेन उद्देश्य यही होता था कि मुझे अपनी टैरो रीडिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इसमें भी मास्टरी चाहिए, उसमें भी मास्टरी चाहिए। मेरा काम एक ही था कि मैं इसको कैसे सबसे ज्यादा पावरफुल बना दूं, और मैंने वही किया। जब मैंने सीखा धीरे धीरे करके, जब आप टैरो को समझेंगे, सर टैरो क्या है, टैरो में एक कार्ड डेक है 78 कार्ड्स का, ठीक है। हर कार्ड पे एक पिक्चर है, एक नंबर है। वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना। मेजर 22 कार्ड्स का बना हुआ हिस्सा है, जो आपकी लाइफ के बड़े बड़े पड़ाव को दिखाता है, बड़े बड़े ट्रांजिशंस को, थ्रेशोल्ड्स को दिखाता है, आपकी लाइफ के सबसे मेजर चीजों को दिखाता है, मेजर कड़ियों को। सर उसमें पास्ट भी आता है, प्रेजेंट भी आता है, फ्यूचर भी आता है। सर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है? ये तो समय है। समय का हमें लगता है समय हमारे बंधन में है, समय कुछ नहीं है सर, एक फ्लूइड वैली है। आप अपने पास्ट को जिस तरह से देख सकते हैं, उस तरह से कार्ड्स के थ्रू पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। अगर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स नहीं करती तो मुझे कभी समझ में नहीं आता। तो मैं उस गुरु को भी धन्यवाद कहूंगी जहां से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। सर बीच में मैंने एमए इन साइकोलॉजी की 2 साल की पढ़ाई भी करी, जिससे मुझे एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एमए इन साइकोलॉजी को, दोनों को जब ब्रिज बनाती हूँ, जब उनको जोड़ती हूँ, तब पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस में हमारी बहुत सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, जो इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की भी हो सकती हैं। मुझे करना क्या है, मुझे तो सिर्फ कार्ड्स खोल के उन कहानियों को सामने लेकर आना है। इसी सरलता से मैंने आज, जब मैं हम इस सेशन के पहले थोड़ी सी देर बैठे थे, तो मैं आपको वही बता रही थी, वही कहानियां सुना रही थी सर। अब आपका दूसरा सवाल मीडियमशिप की तरफ था कि मीडियमशिप क्या होती है। मीडियमशिप मेरी लाइफ में बहुत आसानी से, बिना किसी एफर्ट के आया। मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले की कृपा है, या मेरे पिताजी की जो मेहनत उन्होंने की, फादर की जो मेहनत है, कहीं ना कहीं मैं उनसे ही एक आशीर्वाद की तरह इस चीज को आगे बढ़ा रही हूँ। यूं ही एक वाकया हुआ, जब एक क्लाइंट मेरे पास आए और उन्होंने अपने किसी बहुत क्लोज्ड वंस को खोया था, और जब वो मेरे पास चलकर आए, मुझे उस चीज का एहसास था कि इस कमरे में हम 2 एनर्जीज के अलावा एक तीसरी एनर्जी भी है। सर मैंने अभी अभी किताब लिखी है, कुछ 2-3 महीने पहले किताब लिखी है। ये मेरे 15 सबसे, सर एक टैरो रीडर के लिए कोई फेवरेट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, लेकिन ये वो एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो 15 कहानियां हैं एज अ टैरो रीडर, जो मैंने अपनी लाइफ के पन्नों में देखी थी, जो मैंने इन पन्नों में उतार दी, शफल्स ऑफ लाइफ में, जहां पर
जो मेरे मेजर एक्सपीरियंसेस थे जो किसी और के ट्रांसफॉर्मेशन में काम आ सकते हैं, मैंने उन्हें पेन डाउन किए और इसे दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। उनमें से ही एक कहानी जब मैंने शुरुआत की कि मीडियमशिप मेरी लाइफ में कैसे आया, उस समय जब ये हुआ, जब मैंने उस एनर्जी को महसूस किया और जब मैं कार्ड्स खोलने लगी, मुझे कार्ड्स के थ्रू वो सारे कम्युनिकेशंस मिलने लगे। तो जब मैं उस सामने वाले से बात करी थी, जब वो मेरे क्लाइंट से बात करी थी, मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे पास क्यों आए हैं, आप क्यों परेशान हैं, और ये कम्युनिकेशन है, ये क्लोजर है। तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो कुछ नया ही हो गया, और थोड़ी सी डरी हुई भी थी। सर झूठ नहीं बोलूंगी, इंसान हूँ, भगवान पे भरोसा करने वाले लोग होते, तो हमें जब कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, आज ब्रिज सर आपको अचानक से भगवान भी दिख गए ना, मैं लिख के दे रही हूँ, घबरा जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया, देखी नहीं है। तो जब ये हुआ तब वही मेरी तो बोलते ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो बस मैं पापा के पास भाग के गई, पापा हेलो ये ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने बोला बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सीखना होगा कि आपको उसे क्लोज कैसे करना है। आपने वो विंडो तो ओपन कर दी, आपको ये सीखना होगा कि आपको उसको, उस ट्रांजिशन को क्लोज कहाँ देना है, उसको एक विराम देने की जरूरत होती है। सर कोई भी एनर्जी यूं ही नहीं आ जाएगी आपके पास। तब मुझे एहसास हुआ कि इसे भी टैरो की तरफ डायरेक्ट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो मुझे सेफ फील होता है। सर मैं आपको टेबल पे भी बता रही थी, और मैं अभी भी आपको ऑडियंस को भी बताऊंगी कि मैंने लाइफ में एक रूल फॉलो किया है कि मैं जो भी करूंगी, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो, मीडियमशिप हो, पास्ट लाइफ हो, जब तक मेरा कार्ड डेक मेरे हाथों में नहीं होगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मेरे कार्ड डेक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मीडियम का काम भी करते हैं। और जिस तरह से अगर कोई ऐसा इंसान है जो आप अपनी लाइफ में किसी को खो दिया और आप चाहते हैं कि समहाउ वो सोल क्लोजर नहीं हो पा रहा है, वो एक अनकही सी बात है जो पीछे रह गई है, या कोई ऐसी बात है जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि उन्हें भी शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी, मैं उस तरह की मीडियमशिप्स करती हूँ। सर मेरा मेजर उद्देश्य होता है कि उस परिवार को और जो सोल डिपार्ट हुई है उन दोनों को कहीं ना कहीं पीस मिले। मीडियमशिप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरेन है, क्योंकि सोल कहाँ है, किस रूप में है, किसी को नहीं पता। बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि सोल का कोई टाइम जोन नहीं होता, हो सकता है सोल को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपका भी और दूसरों का भी दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो किस वर्ल्ड में है। तो मैं जब टैरो कार्ड्स में ये चीज पढ़ती हूँ, जब वो मेरे पास आते हैं, तो पहली बात तो मैं गारंटी नहीं देती, मैं ये कहती हूँ कि मुझे कार्ड्स के थ्रू ही पता चलेगा कि वो सोल अभी भी है पीछे या नहीं है। तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपके अपनों से बात करा पाऊंगी, अगर हुआ तो मैं करा दूंगी, जो भी होगा मैं आपको सेशन में बताऊंगी। दूसरा, जब भी मैं सोल को इनवाइट करती हूँ या उनका नाम लेके जब पहली बार कार्ड्स टर्न करती हूँ, मैं उन्हें क्लियर कहती हूँ कि आज आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी और आपको मुझे जवाब देना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना। क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है सर, कि आप यूनिवर्स को जैसा कमांड करोगे आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। सेम इज विद एवरीबॉडी। हमारे हमारा जो एक कमांड और फॉलो वाला जो पार्ट है, मेरे हस्बैंड भी फौज में है, तो वो भी ये सुन रहे होंगे तो बोलेंगे कि अच्छा वही वर्ड्स यूज कर रही हो, लेकिन वो बहुत क्लियर है कि अगर हम सोल्स को भी एक क्लियर परिभाषा दे दे, एक क्लियर डेफिनेशन दे दे कि मैं आपसे सिर्फ यहीं तक बात करना चाहती हूँ, आपसे उससे एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, वो लिमिटेशन आपको बनानी पड़ती है। सर ये दो मेजर हिस्से हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ, और इस तरह की 3 कहानियां मेरी किताब में भी है जिन्हें मैंने सोल क्लोजर के नाम से लिखा है। ये 3 बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। एक मदर और एक डॉटर का एक कहानी है, जहाँ वो अपनी डॉटर को अलविदा नहीं कह पा रही थी। एक ऐसी कहानी है जहाँ पर वो एक परिवार अपनी मदर के साथ जुड़े हुए थे और वो अपने पोते से इतनी अटैच थी कि वो उसको छोड़ के नहीं जा पा रही थी, नानी। एक वो कहानी है। इस तरह की 3 कहानियां हैं, वो हिस्से हैं जो मैंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग, जिनके साथ मैंने फील किया है, वो तीनों कहानियां मैंने पेन डाउन किया सर। अच्छा, ये जो आपने जो जितना बताया आपने, इसको आप अपनी सिक्स सेंस कहेंगे या कोई एनर्जी का लिए आपने कोई किसी तरह का कोई कार्य किया हो, साधना करी हो, ध्यान करी हो, अनुष्ठान किया हो, या फिर आपको लगता है कि एक एहसास होता है और उस एहसास के तहत आप चलते हो? सर जब अगर आप विज्ञान भी, साइंस भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता। एक होता है क्लियर वॉयंस, जहाँ पर आपको प्रॉपर आवाजें सुनाई देती हैं। सर इनका एक हिस्सा होता है क्लियर कॉन्शियंस, मतलब मुझे समझ में आता है। जैसे मैं आपको समझाने की इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि अगर मैं बोलूंगी दबंग, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सलमान खान वो बेल्ट पहने हुए हैं यूं यूं करते हुए, सर एग्जैक्टली।
तो सर जब मैं कार्ड्स में वो कहानियाँ देखती हूँ, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ज़हन में वो ऑलरेडी है। मुझे वो अपनी धुंधली मेमोरीज़ की तरह दिखाई देती हैं और बस मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। लेकिन वो भी कार्ड्स में जो सिंबल्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, उनके बिना मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो कहीं न कहीं टैरो कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है मीडियमशिप का भी। मैम ने एक बहुत अच्छी चालाकी करी है, बहुत अच्छे से, कि इनको कहीं शादी, विवाह या किसी फंक्शन में जाना हो तो लोग परेशान ना करें। इन्होंने पहले लाइन बोल दी, बिना कार्ड्स के, ये बार-बार कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं कि बिना कार्ड्स के कुछ नहीं बता पाते। तो बड़ा सँभल के इन्होंने चुनाव किया है कि कार्ड साथ होंगे तो मैं बता पाऊँगी, परेशान नहीं होंगी। ये कहाँ से सोच आई? आपने देखा किसी को भी, जैसे अपने पापा को देखा हो, कहीं भी जाते हैं पता लगता है कि अकल्ट साइंस से जुड़ा है, भविष्य बताते हैं, तो परेशान करते हैं, या कुछ और कारण था कि आप बिना कार्ड के कुछ नहीं बताने की स्थिति में रही कि भाई मैं नहीं बताऊंगी? ये फैसला कैसे लिया? सर मैं ना ज़िंदगी में बहुत लालची हूँ। लालची मतलब मुझे करियर भी अच्छे से चलाना है, मुझे मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं उन दोनों पर भी पूरा फ़ोकस करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो करियर लाइफ़ है, मैं उसमें भी उनका साथ देना चाहती हूँ, उनकी संगिनी बनकर, क्योंकि कसम तो वही खाई थी हुँ। 7 फेरे लेते वक़्त। तो सर मुझे सब कुछ चाहिए। मैं अपने फादर-मदर को भी देखना चाहती हूँ जब ज़रूरत पड़े, मैं अपनी सिबलिंग्स का भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, मुझे फैमिली में भी रहना है। जब आपकी लाइफ़ में इतने सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी अनवांटेड एनर्जी मेरे परिवार वालों को या मेरे अपनों को परेशान करे। इस वजह से मैंने ये ओथ ली थी, जब मैं जैसे ही मीडियमशिप में एंटर हुई, मुझे समझ में आ गया कि ये थोड़ा-सा ना चंचल रास्ता है, तो मैं अपनों को कभी तंग नहीं करना चाहती। इस वजह से मैंने टैरो को अपना सब कुछ बना लिया कि मैं आपके मतलब आप ही हैं मेरे साथी, आपके बिना मैं कुछ नहीं करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ये एक कारण है कि मैं टैरो के बिना नहीं चलती सर। मैं लोगों से नहीं घबराती, मैं तो बहुत सोशल हूँ सर। मुझे तो मेरे पास लोग आएँ, मुझसे बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी आप जब बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं, आपको अगेन थोड़ी-सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जिससे आपके अपने परेशान ना हों। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी टैरो किया है, मेरे बच्चों के इमीडिएट बर्थ के बाद भी मैंने टैरो किया। मेरी गुड़िया जब मेरे सेकंड बॉर्न मेरी बेटी है सेकंड नंबर पे, वो 1 महीने की थी सर, मैंने वापस से टैरो शुरू कर दिया था। ये पैशन हो गया आपका, बिल्कुल, सर जिसको कहते बिज़नेस हैं। भी है, पैशन भी है और मुझे लगता है कि एनर्जी इतनी जुड़ी हुई है कि अगर मैं 4-5 दिन तक टैरो नहीं करती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल सिग्नल तो है एनर्जी का, हुँ, हुँ, हुँ। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको कहीं न कहीं चैनलाइज़ करना एनालाइज़ पड़ता है। करने हैं। तो जब 30 दिन की हुई मेरी डॉटर, बेटे के टाइम जब मेरा फर्स्ट बॉर्न हुआ था तब मुझे 3 महीने लगे थे काम पर वापस आने में। वो भी मेरे फादर ने बोला कि बेटा आप डिस्टर्ब होने लग गए हो, क्योंकि एनर्जी का लोड तो है, आप डाउनलोड कैसे बंद करोगे? सर हुँ, हुँ। इंटरनेट थोड़ी ना है। आपका वेसल तो यूनिवर्सली कनेक्ट हो चुका है। हुँ, हुँ। तो 2-3 महीने बाद उनको समझ में आया कि मैं थोड़ी-सी नर्वस हो रही हूँ, मैं घबरा रही हूँ। सर पहली बार मदर बनी थी, हस्बैंड बैठे थे फील्ड पोस्टिंग पर, बच्चे को अकेले सँभाल रही थी। पेरेंट्स के साथ ही काफ़ी साथ था, लेकिन एक एक लाइफ पार्टनर का साथ बहुत ज़रूरी होता है ज़रूरी जब होता है, बच्चा बिल्कुल छोटा बात होता है। है, और हुँ। वो थोड़ा मिस करती थी। तो पापा ने कहा कि बेटा आप वापस से टैरो शुरू करो, क्योंकि आपकी एनर्जी चैनलाइज़ करना ज़रूरी है। मैं बेबी को 1 घंटे के लिए रखूँगा। वहाँ वहाँ से मैंने फिर से शुरुआत की। जब डॉटर भी छोटी थी तब मैंने बहुत जल्दी टैरो करना शुरू कर दिया। तो मुझे हमेशा वो रहता था कि मेरी एनर्जी एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए जिससे और किसी को तकलीफ ना पहुँचे। इस वजह से वो चुनाव किया और वो सही शब्दों का चुनाव किया कि टैरो है तो मैं हूँ, या मेरे में वो एनर्जी तभी चैनलाइज़ हो जब टैरो कार्ड्स मेरे हाथ में हो सर। अच्छा, ये सब कुछ करते-करते सफल ऑफ लाइफ, जो आपकी बुक का नाम है, ये नाम कहाँ से आया और कैसे सोचा आपने? सर आप हँसेंगे लेकिन ये सच है कि पूरी किताब लिख गई थी, उसके बाद लास्ट में टाइटल डिसाइड हुआ था। जब मैं लिखती जा रही थी, मेरे दिमाग में बहुत सारे टाइटल्स आते थे। जब मैं एक हिस्सा खत्म किया, तो जब शुरुआत की ना, तब मैं शुरू से बहुत पढ़ती हुई आई हूँ, मुझे बुक्स हुँ। पढ़ने का बहुत शौक रहा है। तो चिकन सूप करके एक बुक आती है सर, चिकन सूप फॉर द सोल, चिकन सूप फॉर द पेरेंट सोल, चिकन सूप फॉर द लवर सोल, उनके बहुत सारे हिस्से हैं। छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, 100-150 कहानियाँ होती हैं एक किताब में। मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि अगर मैंने कभी लिखा तो मैं अपने टैरो एक्सपीरियंस ऐसे छोटी-छोटी कहानी के रूप में लिखूँगी। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, वो समा ही नहीं रही थी छोटे में। तो ये 100 कहानियों की जगह 15 एक 4-4 पेजेज़ की कहानियाँ बनी। जब मैं लिखने लगी तब अगेन टैरो दिमाग ही टैरो की तरह हुँ, चलता है सर, हुँ। क्योंकि मेरा तो सब कुछ ही टैरो है। अगर मुझे नुपुर को अगर फैमिली से अलग कर दिया जाए तो सेकंड हिस्सा ही टैरो है।
हमारी लाइफ के सर 5 हिस्से होते हैं जिनको हम आगे पीछे शफल करते रहते हैं। एक तो हमारी सोल जर्नीज है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारे एंसेस्टर्स, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपको क्या लगता है ये जन्म अचानक से हो जाता है? आप इस जन्म में एक कर्तव्य पूरा करते हैं, अगले जन्म में खुद चूज करते हैं और खुद आते हैं कि अब मेरा ये वाला टिक हो गया, अब मैं इस जन्म में ये वाला करूंगा। अच्छा, मतलब ये बात क्लियर होगी कि मुझे इस जन्म में डांसर बनना था, या मुझे इस समय सिंगर बनना था, या सोल्जर बनना था, वो क्लियर हो गया। अब अगले जन्म में कुछ और करना है, या कर्मा का कोई और रूप। सर आपने जिस तरह से पुटअप किया वो भी ठीक है, और जिस तरह से मैं सोचती हूँ, जो मैंने सीखा है अपने काम में, कि हमारी हर एक सोल का एक पर्पस होता है। आप जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में सोल्जर हैं तो आप अगले जन्म में डांसर बनेंगे, अगले जन्म में सिंगर बनेंगे, क्योंकि आपकी सोल का वो पर्पस नहीं है। अगर मेरी सोल का पर्पस सर्विस करना है तो मैं किसी ना किसी रूप में हर जन्म में सर्विस को चूज करूंगी। अगर मेरी सोल का पर्पस टेक है कि मैं टेक्नोलॉजी वाइज जाऊंगी, तो शायद इस जन्म में मैं इंजीनियर बनूंगी, अगले जन्म में रिसर्चर बनूंगी, लेकिन मैं टेक को फॉलो करती रहूंगी। हमारी हर सोल का एक ना एक पर्पस होता है, एक कंप्लीशन होता है कि मेरा ये हिस्सा मुझे लोगों को देना है या यूनिवर्स को देना है, वॉट एवर इट इज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि हम सारे रसों को जी लेते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं होता। हमारी हर एक सोल का एक पर्पस होता है और उसी सोल जर्नी को समझने के लिए हम इस जन्म में एंटर होते हैं, अपना जो भी पर्पस है वो आधा अधूरा जो भी छोड़ के, फिर हमारी कार्मिक जर्नी को लेते हुए कि मेरे कर्म में ये प्लस था, ये माइनस था, अब मेरे अगले जन्म में मैं इसकी भरपाई करूंगा या करूंगी। इस तरह से सोल का पर्पस होता है जो मैं समझती हूँ। उसके अलावा हमारे जो मेजर हिस्से होते हैं लाइफ के, सर सबसे पहला होता है हमारी लव लाइफ, हमारे अपने, हमारा परिवार, स्पाउस, दैट रिलेशनशिप। दूसरा होता है ग्रोथ। सर ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका सिर्फ पैसा बढ़ रहा है या आपकी उम्र बढ़ रही है। ग्रोथ हर सेक्टर में, हर एस्पेक्ट में होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जब एक औरत माँ बनती है वो ग्रोथ है, जब एक आदमी को जॉब लगता है वो ग्रोथ है। बहुत सारे हिस्से होते हैं ग्रोथ के। तीसरा होता है हमारा हेल्थ। एक बहुत बड़ा पहलू है कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है। हम हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। पहला सुख निरोगी का है। और फिर आखिरी जो हिस्सा होता है हमारी जिंदगी का, वो कहीं ना कहीं पैसों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये हमारी लाइफ के 5 बड़े हिस्से हैं। और आप देखेंगे आपकी लाइफ स्पैन में सर जितनी भी साल आप जीते हैं, कभी एक चीज प्रायोरिटी लेता है, कभी दूसरी चीज, हम शफल ही करते रह जाते हैं। जिस तरह से एक छोटे से कार्ड के डेक को आप शफल करते हैं, उसी तरह आप लाइफ के ये 5 हिस्सों में से शफल करते रह जाते हैं। इसी तरह जब मैंने बुक कंप्लीट की, मुझे लगा कि अरे लाइफ के 5 हिस्से आ गए, तो क्यों ना इसका जैसे जिस तरह से मैं अपने कार्ड शफल करती हूँ, ये मेरी लाइफ का शफल हो गया। वाह, आपने, मैंने देखा कि हर एक चीज के जितने भी आपने 5 पार्ट बताए हैं, उनके ज्यादा आपने एक्सपीरियंस नहीं लिखे हैं, मेरे ख्याल से स्टोरीज नहीं है, 3-3 के पार्ट में लिया है। ये कुछ खास बात, इसके पीछे कुछ खास राज कि आपने 3 के उसमें रूप में लिया है? हालांकि एक में थोड़ा ज्यादा भी है, लेकिन मैंने देखा 3-3 के उसमें लिया है। टोटल 15 कहानियां हैं, आप सही कह रहे हैं। 3-3 कहानियां लिखी है। सर मैं ट्रिनिटी में बहुत विश्वास रखती हूँ। नंबर 3, ओके, शफल्स ऑफ लाइफ। नंबर 3 मतलब 1 2 3 शब्द। मैं बहुत जब मैं लिख रही थी तो मुझे वो ट्रिनिटी के थॉट्स बहुत ज्यादा आते थे। तो कहानियां तो मैंने 5 भी लिखी थी, 6 भी लिखी थी। सर सीक्वल के लिए भी थोड़ा सा स्कोप छोड़ना पड़ता है ना, कि पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2। ऐसा कोई बहुत सोचा समझा वो नहीं था, लेकिन जब मैंने शुरुआत करी और जब मैं खत्म करने लगी, और जब 3-3 कहानियां एकदम सम में लिखा गई और वो एक कंप्लीट बुक लिखा गई, एक सॉफ्ट रीड देना चाहती थी पढ़ने वाले को। हल्की फुल्की बुक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सोचने के लिए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ के और घबरा गई हूँ इस तरह की किताब, क्योंकि इस तरह की कहानियां डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो एक लाइट रीड रखना चाहती थी कि 2-3 घंटे की किताब होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ के ट्रांसफॉर्म्ड फील करे, ओवरवेट फील ना करे। इस वजह से वो कहानियां 3-3 के हिस्से में करके और छोड़ दी गई। इसमें अब मैं शुरू में एक लव के बारे में, आपका एक हिस्सा लव वाला है, तो उसमें कुछ एक खास बात आपने खुद खास महसूस किया हो, किसी स्टोरी के साथ एक लगाव सा महसूस हो जाता है, या वो अपने से संबंधित होती है, या फिर किसी आपने करीबी को देखा हो, तो उसमें क्या है लव में से किसी एक खास पर्टिकुलर संदर्भ का उदाहरण देके बता सकते हो कि क्या मैंने ये लिखा है इस तरीके से? हम जिस तरह की हम सोच रखते हैं, जो हमें बॉलीवुड ने इतना इम्पैक्ट कर रखा है लव के मैटर में, सर हमें लगता है लव मतलब एक लड़का और लड़की, उनको प्यार हुआ और वो स्टोरी सक्सेसफुल हो गई और वो बस दैट इज लव। सर लव इससे भी कहीं गहरा है।
लव इज बियॉन्ड वर्ड्स, जो हमें बॉलीवुड दिखाता नहीं है। लव उससे भी बहुत ज्यादा गहरा और बड़ा है। ये 3 कहानियां बहुत प्यारी तरीके से लिखी गई है सर। जो पहली कहानी है, एक तो अपना इस पूरी बुक में छोटे छोटे मेरी लाइफ की भी ग्लिम्सेस देखेंगे। अच्छा। क्योंकि आप जो भी इस तरह की कहानियां होती, जब रीडर अपने एक्सपीरियंसेस लिखता है, राइटर अपने एक्सपीरियंसेस लिखता है, तो रीडर को लगता है कि राइटर कौन है, मुझे राइटर को भी थोड़ा थोड़ा बीच में जानना है कि उसने ऐसा क्यों लिखा है, उसकी जर्नी क्या रही है कि उसे ये स्टोरी लिखनी पड़ी। तो छोटे छोटे ग्लिम्सेस अपनी जिंदगी के भी दिए, हिस्से दिए हैं। जैसे जब लव वाला पार्ट शुरू होता है, मैंने अपनी भी थोड़ी सी लव स्टोरी लिखी कि टैरो ने किस तरह से तड़का लगा दिया मेरी लव स्टोरी में। तो जब ये 3 कहानियां मैं लिख रही थी सर, पहली कहानी जब मैंने लिखना शुरू किया कि लव करेज है, लव हमें शक्ति देता है, हिम्मत देता है, करेज देता है। ये एक ऐसी कहानी है जब आप किसी से दिल लगा लेते हो लेकिन आप घर में बता नहीं पाते, परिवार को बता नहीं पाते। तो मेरी पहली स्टोरी करेज के ऊपर है। दूसरी है लव, एक सेल्फ लव भी एक कॉन्सेप्ट होता है सर, कि खुद से, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप दूसरे से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो इमोशन आपको पता ही नहीं है वो आप किसी को दे कैसे सकेंगे। तो एक कहानी है जहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन सेल्फ लव से जूझ रहा है और कैसे टैरो ने उसकी लाइफ में सेल्फ लव लेके आया। और तीसरी कहानी है कि हमें लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। ये शाहरुख खान का डायलॉग सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है। सेकंड चांस के बारे में है ना? सेकंड चांस के बारे में कि कहाँ लव को आप एक सेकंड चांस भी दे सकते हैं और उतना ही सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह जब मैं प्यार की परिभाषा समझने की कोशिश करी थी सर, उम्र में थोड़ी छोटी हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स ने मुझे काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए हैं अपनी कहानियों के थ्रू, और उनमें से 3 जो मुझे लगा कि लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, इसलिए उन्हें 3 लव स्टोरीज के रूप में मैंने यहाँ पर दिया सर। आजकल देखा गया वैसे कि आजकल पिता पुत्र में संबंध अच्छे नहीं है। आपका एक टॉपिक फादर एंड सन के ऊपर भी जी बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही प्यारी सी कहानी है और वो मेरा बहुत खास क्लाइंट है एक्चुअली। उसके वो फादर और सन दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं, और अगर वो देख भी रहे होंगे तो उन्हें पता है कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। सर मैंने जब ये किताब लिखी तो मैंने लोगों से परमिशन ली कि मैं आपके जिंदगी के हिस्सों के बारे में लिख रही हूँ। मैंने नाम चेंज कर दिए, मतलब नाम मैंने दिए नहीं, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, इस तरह से नाम दिए, क्योंकि मैं क्लाइंट की आइडेंटिटी के साथ खेलना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपके बारे में लिखना चाहती हूँ, कि आपको ठीक रहेगा? तो उन्होंने मुझे हाँ कहा। तो ये कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो झूठी है, एक एक चीज जो डिटेल लिखी है, नाम के अलावा सब कुछ सही है सर। तो जब मैंने लाइक फादर लाइक सन जो कहानी की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ की कहानी है सर। जब मैं ये कहानी लिख रही थी तब इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से जनरेशनल गैप को दिखाया गया है कि किस तरह कभी कभी बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझ पाते। सर वो एक एज ग्रुप ऐसा होता है जब आपको अचानक से लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। आप उस समय ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरे माता पिता के पास जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ सीख। उस समय माता पिता भी ये समझ नहीं पाते कि ये जो बच्चा ही अपने आप से सीखना चाहता है। कभी कभी उन्हें वो ज्ञान नहीं चाहिए होता, उनको खुद के एक्सपीरियंसेस बनाने होते हैं। इसी तरह से कहानी लिखी गई है कि एक फादर के एंगल से और एक सन के एंगल से, और वो जब लास्ट में दोनों ने जब मिलके बिजनेस किया, आज वो दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं सर, मेरे वो जो क्लाइंट्स हैं, और आज भी मैं उनसे बात करती हूँ तो दोनों एक साथ सेशन लेते हैं। हम इतना एंजॉय करते हैं उस सेशन में, क्योंकि जब भी कुछ बीच में ऐसा आता है कि दीदी आप ये बता दो, तो उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं नुपुर आप ये मत बताओ, पहले ये बताओ। अरे पापा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बिजनेस में आज काम आएगा। तो किस तरह से एक वो रिलेशनशिप जो एक कच्चे धागे से शुरू होकर और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह बनी है, वो दिखाया गया है कि कैसे टैरो ने उन्हें गाइड किया और आज भी टैरो उन्हें किस तरह से गाइड करता है और इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह रखता है सर। इस बुक से बस एक शिकायत है कि इंग्लिश में है, क्या इसका हिंदी वर्जन भी आपने सोचा है? सर मैं दर्शकों को ये बोलूंगी कि इतनी पढ़ो इस किताब को कि मैं मजबूर हो जाऊं कि इसका हिंदी भी रूपांतरण मुझे करना पड़ जाए। नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ट्रू स्टोरी के ऊपर कोई फिल्म बनती है या कोई बुक होती है तो अपने आप में अच्छी लगती है, उसको पढ़ना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि आत्माओं के मीडियम्स के बारे में जो भी बुक आज तक आत्मा लोक यानी क्लस्टर होते हैं आत्माओं के, बोलते हैं सोल क्लस्टर्स। कुछ एक लेडीज़ की बुक थी, वो अपने बेटे से कनेक्ट करना चाहती थी, वो काफ़ी अच्छी बुक रही। और आपकी बुक के में तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे किसी उससे कि भाई ये मेरी ही कहानी है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या किसी और उससे रिलेटेड हो। इस बुक में आपने गागर में सागर भर दिया। आपका पसंदीदा चैप्टर कौन सा है? हालांकि माँ को सारे बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, पर एक कुछ होता है स्पेशल जो माँ की बात मानता है,
या आपको इस बुक में ये समझ में आता हो कि ये वाला जो मेरा जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा है, इसका कोई मुकाबला नहीं, ये मेरे दिल से निकला हुआ है? अ, इसमें बहुत सारे प्रिल्यूड्स हैं। जब मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे प्रिल्यूड्स लिखे हैं जहाँ मेरी लाइफ की छोटी-छोटी झलकियाँ लिखी गई हैं। उनमें से एक कहानी है जब मीडियमशिप मेरी लाइफ में चलकर आया, किस तरह से चलकर आया। वो एक ऐसी कहानी है जहाँ पर मैं शुरुआत में भी आपको बता रही थी कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे पास चलकर आई और उन्होंने अपने ब्रदर को खोया था, और किस तरह से जैसे ही वो मेरे दरवाजे के अंदर आई, मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि उनके साथ कोई और भी वॉक इन किया है। और जब मैं कार्ड्स पढ़ने लगी तब मुझे एहसास था कि वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। और मैंने बोला उनको कि आप मेरे पास इसलिए आए हो, कार्ड्स ये कह रहे हैं। मैंने बोला आप उसे देख सकते हो, यहाँ खड़ा हुआ है। मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती थी। सर वो आज भी मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है जिसने मुझे यहाँ तक मोल्ड किया है। क्योंकि जब आप कुछ बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करते हैं, वो कहानी पूरी तरह से लिखी हुई है। वो प्रिल्यूड बहुत लंबा है, 3 पन्नों का प्रिल्यूड है वो, जहाँ पर वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो मेरी आप बीती कहानी है सर। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो मैं क्लाइंट को एक्सपीरियंसेस दे रही हूँ, वो भी मैंने एक टैरो रीडर के एंगल से लिखे हैं। लेकिन एक ऐसी कहानी है जहाँ क्लाइंट भी मैं हूँ और रीडर भी मैं हूँ। जो वो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट सेक्शन है सर। अच्छा, मैम ने ना इस बुक को भी लिखा है टैरो के हिसाब से, मेजर आइकन, माइनर आइकन। तो लास्ट के वाले हिस्से में स्पेल्स, हीलिंग, इसके बारे में कुछ अलग से लिखा है शायद आपने। तो उसके बारे में बताइए कि जैसे स्पेल करना या फिर हीलिंग के बारे में, जो आपने लास्ट में अपना निचोड़ निकाला है या आपने कोई संदेश दिया है या जो अपने जीवन के कोई भी हर्डल्स हैं उनको दूर करने के लिए, तो उसके बारे में और कुछ बताइए आप। एज अ रीडर मैं विश्वास रखती हूँ सर कि हमें लाइफ में जब भी हीलिंग की जरूरत पड़ती है, जी। या किसी भी रिचुअल की जरूरत पड़ती है, सर ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं। लेकिन ये जादू नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे पंडित आपको जब रिचुअल्स बताते हैं कि आपको हर शनिवार नारियल चढ़ाना है, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस। उन्हें रिचुअल्स इसीलिए कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने नारियल रख दिया तो आपको काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो विश्वास जुड़ा हुआ होता है उस पर्टिकुलर क्रिया के साथ, मानो तो सब है, नहीं मानो तो पत्थर। अगर आपको पंडित ने बोला आप जाके एक पीले कपड़े में पीली दाल बांध के वहां चढ़ा दो गुरुवार को और आपका ये काम हो जाएगा, सर उसके बोलने से, उस क्रिया से काम नहीं होगा, आपके विश्वास से काम होगा। आपका विश्वास है जो उस काम को, नहीं तो लोग पूरी दुनिया भर के रिचुअल्स करते हैं लेकिन उनका कभी काम नहीं होता। बोलते अरे पंडित किसी काम का नहीं, अरे टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता। हमारे पास सिर्फ आपको गाइड करने की शक्ति है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है वो आप ही को खुद को लेकर आना पड़ेगा अपने इंटेंशन के थ्रू। जब मैं इस किताब को कंप्लीट कर रही थी और जब ये कहानियां लिखती गई तो काफी जगह पर रिचुअल्स की, स्पेल्स की चर्चा भी करी कि ये स्पेल करने के बाद ऐसा हुआ, ये रिचुअल करने के बाद ऐसा हुआ। तो जब मैंने खत्म करी तो मैंने सोचा मैंने बता तो दिया कि रिचुअल्स और स्पेल हुए, लेकिन मेरे जो दर्शक है, जो रीडर्स हैं, वो इसको कैसे कैसे पता लगाएंगे कि क्या है। तो लास्ट में मैंने कहा कि मैं मेरी लाइफ के जो सबसे 9 इज अ गुड नंबर सर, अब वो पूरा भी है और अधूरा भी है। तो मैंने 9 ऐसे रिचुअल्स लिखे हैं और 1-2 स्पेल्स हैं उनमें, 1-2 रिचुअल्स हैं उनमें, ऐसे 9 रिचुअल्स एंड स्पेल्स लिखे हैं जो आपकी लाइफ के हर हिस्से में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। उसमें एक कॉर्ड कटिंग करके रिचुअल है, मुझे बहुत पसंद है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग बहुत तरीके से की जाती है। कॉर्ड कटिंग एक होता है जो विजुअल कॉर्ड कटिंग होती है, जब आपके सामने 2 कैंडल्स होती हैं और आप उनके बीच में कॉर्ड बांध के उसे काटते हैं, जो मेरा रिचुअल बुक में दिया हुआ है। एक साइकोलॉजिकल कॉर्ड कटिंग होती है जो हिप्नोथेरेपी के थ्रू आप उसे साइकोलॉजिकली आप कॉर्ड्स कट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस है, मैं काफी क्लाइंट्स को करवाती भी हूँ। मतलब मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे वो कराते आती है, क्योंकि अगर मैं टैरो में कहीं अटक रही हूँ तो मुझे सारी तरह की कॉर्ड कटिंग आनी चाहिए। और एक आपको एक विजुअल कॉर्ड कटिंग हो गई, एक साइकोलॉजिकल कॉर्ड कटिंग हो गई, एक इमोशनल कॉर्ड कटिंग होती है जो आप सबकॉन्शियस के थ्रू बट इन रियलिटी, मतलब आप मेडिटेशन करते करते, या उसे बोलते हैं कि आपने ये इमेजिन किया, ऐसा इमेजिन किया और इस तरह से आपने कॉर्ड काट दी। उसमें आपको कोई सबकॉन्शियस में नहीं लेके जाता है, आप खुद अपने सबकॉन्शियस के साथ काम करते हैं। ऐसे 3 तरह की कॉर्ड कटिंग्स होती है। मैंने जो इस बुक में दी है वो एक बहुत ही इजी और फास्ट टेक्निक है, क्योंकि जो दिखता है, जो हम बोलते हैं ना प्रमाण और साक्षात की जब बात करते हैं, तो
काफी हद तक हम ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि जो चीज दिख रही है भाई वो स्टेबल है। तो मेरे जो 9 रिचुअल्स वगैरह दिए हुए हैं इस किताब में, वो सारे ऐसे हैं जो आप देख रहे हो और कर रहे हो, जिससे आप उन पे विश्वास बहुत इजीली कर सके और वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाए। कॉर्ड कटिंग एक बहुत ही शानदार रिचुअल है कि लाइफ के कहीं भी हिस्से पे आप अटके हैं किसी पर्सन स्पेसिफिक के साथ या इमोशन स्पेसिफिक के साथ, अगर आपने कॉर्ड कटिंग करी तो वो हिस्सा आपकी जिंदगी से आपको जो पेन एसोसिएशन है वो पेन खत्म कर देता है सर। इतना अच्छे से बताया, अब तो ये बुक खरीदनी ही पड़ेगी, आपको भी खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मनी मैग्नेट जैसे बोलते हैं, मनी को आकर्षित करने का, इसमें वो भी कुछ मेरे ख्याल से लिखा हुआ है आकर्षित करने का। सर एक छोटा सा रिचुअल है जो हमें, हमारा बर्थडे जो होता है, जी हमारा बर्थडे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन बोलते हैं ना, हर साल हम बर्थडे मनाते हैं। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हम एक्सपीरियंस नहीं गेन करते, उम्र के साथ साथ हम बहुत सारी पावर्स भी गेन करते हैं। तो हमारा जो बर्थडे होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन ऑफ एनर्जी शिफ्ट। आप तो सर थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी भी, मैंने आपकी प्रोफाइल भी पढ़ी है कि आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में महारत आपने हासिल कर रखी है, तो आप भी ये समझते होंगे कि जब समय चेंज होता है आप भी बर्थडे लिखते हैं, आप समय लिखते हैं, सब लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बर्थडे, जब आपका जन्म हुआ है, जब इस धरती पे आपकी सोल की शुरुआत हुई है, तो एक ऐसा रिचुअल है जो मनी मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसमें आप अपने बर्थ ईयर का कॉइन लेते हैं और उस कॉइन को एनर्जाइज करके और अपने पॉकेट में रखते हैं, एंड दैट इज हाउ वो एनर्जी को आप हार्नेस करते हैं जो आपके बर्थ ईयर के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत ही क्लासिक रिचुअल है, और मैंने आज तक जिसको भी दिया है उसके साथ ये हुआ है कि वो मुझे ये कहता है कि मुझे रुकावट नहीं आई अपनी बिजनेस में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स। ये रिचुअल उन सबके काम का है जिनका पैसा मार्केट में अटका हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप ये रिचुअल करेंगे आपको लगेगा कि आपका कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा रिलीज होकर आप तक आने लग गया है। अरे वाह। टैरो कार्ड्स में आप कार्ड देखते थे, हालांकि हाँ मैम एक बात पूछनी थी कि जैसे मैंने आज तक कभी भी अपने कार्ड कभी किसी से नया निकलवाए हैं ना दिखवाए हैं, फर्स्ट टाइम नूपुर मैम से मैंने पूछा कि मेरे कार्ड भी देखिए, बताइए। एक खास बात देखी मैंने, उसमें टावर आया, टावर से मैं बहुत डरता हूँ, डेथ टावर से। बड़ी सफाई से आपने अच्छे से बोला, कुछ ऐसा बुरा नहीं बोला। आप सबके साथ ये करते हैं कि कोई सा भी आपका कार्ड आए सबके लिए अच्छा अच्छा बोलना, कुछ ज़्यादा बुरा मन नहीं बोलना। तो ये एग्जैक्ट रहता है, सही रहता भी है, या फिर आप अपने क्लाइंट को क्लियर बताएं कि कुछ नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा है, या फिर आप डराने से बचते हैं? इतना अच्छा सवाल है और मैं इसको बहुत सटीक तरीके से बताऊंगी आपको। सर हमारा एक त्योहार होता है जब हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जब समय चेंज होता है। आपको याद है मार्च अप्रैल में आता है, आपको याद है वो एक नीम के साथ मिश्री देते हैं आपको? हाँ, नीम के साथ मिश्री खाते हैं हम, है ना। दी तो आपको नीम, लेकिन मिश्री इसलिए दी कि आप उसको आसानी से निगल ले, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ही हमें सिखाया है। सर जब मैंने टैरो कार्ड सीखा मुझे भी पता है टावर एक डिस्ट्रक्टिव कार्ड है, वो आपको टपाक से जमीन पे पटक देता है ना। लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? हमारे तो 3, जो अगर आप हिंदू संस्कृति को जानते हैं तो हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके तो कैरेक्टर्स ही वैसे डिफाइन किए, एक डिस्ट्रक्टर है, एक प्लानर है, एक कंस्ट्रक्ट, मतलब इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं। तो जब टैरो कार्ड्स में भी मैं भी बहुत अटकती थी, सब डेथ आता था तो किस तरह से क्लाइंट को बताऊं, मुझे कड़वा तो बताना ही है। सर मैंने भी आपको एकदम सटीक जवाब दिया था, मैंने कोई पहली जवाब नहीं दिया था, मैंने आपको बताया था सर ये बहुत कष्ट देके गया है आपको, ये साल है जिसने आपको बहुत दबाव में रखा है। बोला मैंने आपको, मैंने 6 मंथ्स का कोर्स किया इन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सीखने के लिए कि मुझे एक सटल लैंग्वेज में किस तरह से अपनी क्लाइंट से बात करनी है, अपना पिच कैसा रखना है, कि जब मैं बुरी खबर बोल रही हूँ तो मुझे अपनी वॉइस सॉफ्ट रखनी है, जब मैं कुछ बहुत स्ट्रांग बोलती हूँ, पॉजिटिव बताती हूँ, तो अपनी वॉइस का पिच कैसे चेंज करना है। तो जब आप मेरे साथ सेशन कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बुरा नहीं बताया, लेकिन जब मैं वो आपको बता रही थी तो मैंने आपको बहुत सटल तरीके से बताया कि आपको ऐसा लगे ओ गॉड टावर कार्ड आ गया अब तो मैं गया नहीं, क्योंकि वो उस स्थान पे बैठा था जो हो चुका है, वो आपके पास्ट में बैठा था। तो मैंने आपको बताया सर ये साल है आपका जो थोड़ा स्ट्रांग रहा है। आपने मुझे बोला हाँ सर। मैंने आपको ये भी बताया कि ये आपकी लाइफ का ऐसा हिस्सा है जो आगे नहीं बढ़ेगा, आप कितना ही प्रयत्न कर लें। बताया कि नहीं बताया सर? बिल्कुल बताया, मतलब मैं पब्लिक के साथ एग्जैक्ट बताया, लेकिन आपको ऐसा लगा कि बहुत बुरा होने वाला है उसके बाद? नहीं। तो ये एक रीडर के ऊपर डिपेंड, सर डर पैदा करके
क्लाइंट पकड़ना बहुत आसान होता है। ह्यूमन माइंड, जैसे आप डर जाओगे आप हाथ पैर पकड़ने लग जाते हो। मेरा ये मानना है एज अ टैरो रीडर कि मुझे लोगों को वीक नहीं बनाना है, मुझे उनको स्ट्रांग बनाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा क्लाइंट इतना सशक्त बने उसकी रीडिंग्स के साथ कि उसे मेरी क्या दुनिया के किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर की जरूरत ना पड़े। मैं अपने क्लाइंट्स को लिबरेट करना चाहती हूँ, सर पकड़ के पिंजरे में नहीं रखना चाहती। उनसे मुझे पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब मैं उनका काम करूंगी वो मुझे आगे भी रेफर करेंगे, उनको काम पसंद आएगा वो आगे भी रेफर करेंगे। लेकिन मैं किसी की भी सोल जर्नी को ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहती कि उनके बिना मेरा और मेरे बिना उनका ना चल सके। मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस वही होगा जब मेरे क्लाइंट्स आगे बढ़ेंगे और मुझे मुस्कुरा के पीछे कहेंगे कि अगर आप नहीं बताते तो मैं यहाँ नहीं होता। तो सर ये मेरी लाइफ का पाथ इस तरह से था और इस तरह से मैंने सीखा कि मुझे डर फैलाना ही नहीं है, मुझे अच्छा बुरा सब कुछ बताना है, लेकिन बहुत अच्छे से मिक्स करके कि मैं नीम तो खिला दूंगी सर, लेकिन आपको मिश्री के साथ खिलाऊंगी। अरे वाह! देखिए, मैंने इतनी सारी बातचीत करी, कैमरे के उस तरफ भी और कैमरे के इस तरफ भी। मुझे नुपुर जी से मिलके इतना अच्छा लगा कि इतने अच्छे से गाइड करते हैं, समझाते हैं। अब मैं दर्शकों के लिए पूछूंगा, जो आपने 5 चीज़ें बताई, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, वेल्थ को अच्छा करने के लिए, ग्रोथ। ग्रोथ के लिए, अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको भी अच्छा करने के लिए, आपके पास जो बेहतर से बेहतर रेमेडीज़ है वो आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनका जो फ़ायदा हो सकता है वो करवा सकते हैं। तो आप देखो, हर एक का अपने कुछ छुपे हुए वो होते हैं तरीके, वो जो नहीं किसी को बता पाते, ना ही बताने भी चाहिए। लेकिन अगर जो कुछ है आपके पास ऐसा जिसके बताने से दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं स्टेबल पे बैठी हूँ और आज सर ने मुझसे ऐसी चीज कही है कि मैं अपनी सीक्रेट्स यहाँ पे स्पिल करूँ। आज मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। इन सारी जर्नीज में, हाँ, आप लाइफ के किसी भी हिस्से को पकड़ लें, क्लेंजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। कि अगर आपकी एनर्जी साफ सुथरी है, क्लेंस्ड है, जैसे हमें नजर बहुत जल्दी लगती है, एकदम सही बिजनेस चल रहा है, आप अटक गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नजर लगी है या कहीं ना कहीं आपने एक्स्ट्रा एनर्जी कैरी कर ली है ना? तो बहुत बार होता है कि सब कुछ सही चलते चलते अचानक रुक जाता है। लव लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, अचानक से आप बीमार होना शुरू कर दोगे, जबकि आप रोज जिम जाते हो, आप साधारण खाना खाते हो। तो एनर्जी क्लेंस किस तरह से करना है, ऐसे तो काफी रिचुअल्स होते हैं। एक इसमें भी किताब में भी दिया हुआ है एनर्जी क्लेंजिंग का, जो मेरा बहुत फेवरेट रिचुअल है। उससे भी आसान एक रिचुअल बताऊंगी। एवरी सैटरडे सर लेमन, मुझे जब भी मैं क्लाइंट को रिचुअल देती हूँ, मुझे जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जैसे एलम हो गया, लेमन हो गया, कपूर मेरा बहुत बिग टाइम फेवरेट है, कैम्फर, मुझे कैम्फर बहुत पसंद है, छोटे छोटे रिचुअल्स में काम आ जाता है। तो मैं आज वही 2-3 रिचुअल्स बताऊंगी जो आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में आपको काम आएंगे। पहला रिचुअल लेमन के साथ है, क्योंकि मैंने लेमन बोल दिया। हमारे जो पैर होते हैं, हमारा जो तलवा होता है पैर का, वो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं। आपको क्या लगता है जूते चप्पल सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि कांटे वगैरह कांटे ना चुभे? नहीं, उन्हें उन्हें जैसे आप कभी भी, सर आप सारी संस्कृति में देखेंगे, आप गुरुद्वारा जाइए, वहां पर एक ऐसी जगह होती है जहां आप पैर धोते हो, हाथ धोते हो। हमारे हाथ और पैर बहुत एनर्जी कैरी करते हैं। आप मस्जिद अगर जाएंगे, कभी आपको जाने का मौका मिलेगा, या अगर हाँ, किसी मैं से गया आप हूँ बात करेंगे तो बताएंगे कि वो लोग भी वजू बनाते हैं, जहाँ वो वजू। हाथ और पैर और सिर क्लीन करते हैं, बाल हाँ, क्लीन करते हैं, कपड़ा बांध के जाते हैं। इनफैक्ट सारी प्रेयर वाली स्थान पे आप हमेशा अपना क्राउन चक्रा ढक के जाते हैं। सर आप मंदिर में भी जाएंगे तो नल होता है हमेशा हाथ पैर धोने के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत कॉमन देखा, छोटे छोटे मंदिरों में गलियों की वजह से वो कमी होती है। आप चर्च जाएंगे, वो लोग तो शूज पहन के जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो एनर्जी हमें एंटर ही नहीं करना है। लेकिन उन लोगों के बाहर भी वो रखा रहता है जहाँ वो हाथ धोकर जाते हैं, एक बोल होता है जहां पर वो हाथ डिप करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हाथ और पैरों में जो एनर्जी होती है, जो लोग कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेमन और सॉल्ट, ये 2 मैजिक इंग्रेडिएंट है जो आप लाइफ में अगर शामिल कर लिया तो क्लेंजिंग चुटकियों में हो जाती है। हमारे जो पैर के जो सोल होता है हमारा, एवरी सैटरडे आप बैठिए विथ लॉट ऑफ चैंटिंग। आधा लेमन को आधा काटिए, 2 हिस्सों में बट जाएगा, एक इस पैर का, एक इस पैर का। आराम से पूरा फुट स्क्रब करो, आप क्लेंस करो, और आपके जो भी इंटेंशंस हैं, आप जहां पे भी रास्ते में अटक रहे हैं, पैरों से हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये ब्लॉक है कि मैं करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे एक नया जॉब चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे शादी करनी है, जो भी आपका इंटेंशन है कि जो ये ब्लॉक है और मैं 4 कदम यहाँ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे बेबी नहीं हो रहा है, मुझे बेबी चाहिए,
जो भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 रिपोर्ट्स मेरी अच्छी आ जाएं। आप यूनिवर्स से जो भी सिग्नल चाहते हैं वो मांगिए और पैरों को अच्छे से नमक से स्क्रब कीजिए। सॉल्ट लगाया, नींबू को आधा काटा और बराबर स्क्रब किया सॉल्ट अच्छे कौन से। सा, सेंधा या समुद्री? सॉल्ट सी इज सॉल्ट सॉल्ट सर, सॉल्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा बिलीफ है कि सेंधा नमक जिस तरह से बनता है, जो अर्थ का जिस क्रस्ट से सेंधा नमक आता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉल्ट फॉर्म्स वी हैव। क्लेंजिंग में तो चमत्कार करता है सर। सेंधा नमक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक नॉर्मल ईटिंग सॉल्ट जो हमारा सी सॉल्ट भी होता है वो भी यूज कर सकते हैं सर। बस स्क्रब कीजिए, थोड़ी देर आराम से लेट जाइए, लेट द एनर्जी क्लेंस ऑन इट्स ओन, क्योंकि पैरों के थ्रू काफी रिलीज मिलता है। एंड देन जस्ट वॉश योर फीट एंड देन स्लीप। या आप दोपहर में सोने के पहले या रात में सोने के पहले कोई भी सैटरडे, शनिवार एक प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा दिन होता है सर। जितने भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, अगर आप रिचुअल्स भी देखेंगे, आप कोई भी संस्कृति में जाएंगे, दिन वार जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सन मून की चाल के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो शनिवार, सैटरडे एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन डे होता है। ये हो गया आपका एक रिचुअल जो मैं आपको आज गिफ्ट दे रही हूँ। दूसरा, हमारे घर में बहुत आना जाना होता है, सभी घरों में होता है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। घर की एनर्जी को भी रिचार्ज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, कैम्फर मेरा फेवरेट है। पूर्णिमा के दिन सर हर एनर्जी का, हम जैसे धरती माता की बात करते हैं, हम हमारे घर को भी, हमारी मदर ही है हमारी एक तरह से, हमें एक प्रोटेक्शन दे रखा है, वार्मथ दे रखा है। जिस तरह से कोख में जब बच्चा होता है, माँ कैसे उसको संभाल के रखती है, हमारा घर वही छत्र छाया की तरह हमारा काम करता है। हमारे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो घर का वूम्ब होता है। बेसिकली जो भी घर है उसका एक सेंटर होता है। आप उसको जिस तरह से आपको समझ में आता है कि ठीक है, मेरा 4x4 का जो भी स्थान है ये मेरा सेंटर है, मतलब ये एक कमरा है जो सेंटर है घर का। आपका जो भी सेंटर है घर का, आप पालकी मार के आसन लगा के एक मिट्टी के दिए में कपूर की 3-4 बातियां ले, आप अपने सामने रखिए। और आपका चेहरा किस तरफ होगा? जिस तरफ आपका मेन गेट है ना। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, आपका मेन गेट इस तरफ है, तो मैं यहाँ पर घर के सेंटर में जमीन पर बैठूंगी आसन लगा के, हमेशा आसन, क्योंकि अर्थिंग हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हमें एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। सामने मिट्टी का दिया रखा, उसमें 3 कपूर की बाती रखी। 3 क्यों रखते हैं? अगेन सम करने के लिए, प्लस माइनस मिक्स, ना हम इवन जाएंगे ना ऑड, हम 3 रखते हैं कि सारे 3, जैसे हमारी ट्रिनिटी है बस वैसा ट्रिनिटी के नाम से 3 रख दिया। और आप जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, उनको बुलाएं और कहें कि इस घर को क्लेंस करें। आप हर पूर्णिमा ये एक्टिविटी कीजिए, आप देखेंगे घर में लोग बीमार कम पड़ेंगे, फाइनेंशियल फ्लो और अबंडेंस बना हुआ रहेगा। आप देखेंगे कि घर में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तरक्की बेस्ड हैं, कहीं ना कहीं वो भी, जैसे स्टूडेंट्स के घर पे मैं बोलती हूँ जरूर करो। अगर आपके घर में स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये कीजिए। अगर आप घर के वूम को एक्टिव रखेंगे तो घर भी विल मेक श्योर कि वो आपको प्रोटेक्टेड रखे, और वो आपको वो सारे, जिस तरह से एक माँ कोख में बच्चे को कैसे हर तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कि बच्चा बढ़ना चाहिए, उस तरह से आपका घर भी आपको हमेशा फला फूला रखेगा सर। ये हो गया आपका दूसरा जो है। मैंने आपको ये बता दिया आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने आप को रिचार्ज कैसे करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको आपके घर को कैसे शांत रखना है, पढ़ाई में, पैसे में, सब में। अब जो मैं आपको एक नुस्खा दे रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ कि अब मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ और मुझे टक से रिजल्ट चाहिए। घर के अंदर का तो आपने सब बता दिया, और बाहर जाने का भी बताओ कि मैं आज इस काम के लिए निकल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये होना ही होना चाहिए। बहुत सिंपल है सर। हमारे घर में काली मिर्च होती है, अक्खी काली मिर्च होती है। 3 काली मिर्च लेना है आपको। अगेन ट्रिनिटी, आप मेरे साथ काम करोगे तो आप ट्रिनिटी के साथ काम करोगे, क्योंकि मेरा विश्वास इस तरह से। स्पेशल मैं बता देता हूँ, मैम का जो मूलांक है 18 है, 18 ही है ना, 18 9 से जुड़ा होने के लिए, 9 के लिए सबसे अच्छा होता है 3 नंबर। 3 नंबर उनको हमेशा हेल्प करता है, मित्र होता है। क्या ये कारण तो नहीं कि स्पेशली कि 3 से आप जुड़े हुए हो? मैं ट्रिनिटी से सिर्फ इसलिए जुड़ी हूँ कि मैं आई एम अ बिग टाइम शिविज्म, मैं शिव की भक्त हूँ। वही मेरे आद्य हैं। त्रिनेत्र त्रिशूल है, तो जिस तरह से 3 गले में उनके सांप के वो 3 पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ज्ञान, उनको तीनों समय का ज्ञान है, वही समय है, सब कुछ वही है। तो मैं बस इसलिए 3 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। अगेन ट्रिनिटी, मैं सबके लिए तो यही बोलूंगी कि ट्रिनिटी को मानो कि 3 शक्तियां हैं। 3 एक सम कर देता है ना, वो प्लस है ना माइनस है, वो सम की एनर्जी है।
कुछ नहीं करना है, आपको 3 काली मिर्च लेनी है और आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं, सर कुछ रूल्स होते हैं, जब भी आप छोटे-छोटे से उपयोग करते हैं, उनके रूल्स होते हैं। इसका रूल ये है कि अगर आप निकल गए, तो आप घर से बाहर निकल गए, पलट के नहीं आएँगे। आपका इंटरव्यू है, आप किसी खास क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं जिसको आपको कन्वर्ट करना है, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपको निकालनी है ये एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोटके से कर लेंगे, आपको बैकअप वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी कि मैंने 100% पढ़ाई करी है, अब मैं घर से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, मैंने इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन की है, मेरा सीवी तैयार है, एकदम एंड टू एंड कट टू कट सही पोजीशन है और मुझे इंटरव्यू निकालना है। इस तरह से अगर आप घर में किसी भी घर से निकल रहे हैं काम के लिए, 3 काली मिर्च लेनी है, चौखट के बाहर रखनी है, अपने राइट पैर की हील से आपने जूते चप्पल पहन लिया, बैग टंगा लिया, तैयार है, उसको क्रश करिए और बोल के जाइए आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो होना चाहिए। और बस जैसे आपने वो एक राइट पैर आगे करके क्रश किया, वहां से आपको निकलना है। आप पीछे नहीं पलटेंगे, किसी को बाय नहीं बोलेंगे, वो आपका बाय हो गया। मम्मी ने बोला बाय बेटा, तो ऐसा नहीं कि पीछे पलट के बाय बोल रहे हैं, पहले से बाय कर दो, पहले से जो करना है करो और आप निकलो। सर आप करके देखो और आप देखो अगर आपका काम ना बने। तो मैंने आपको ये 3 चमत्कारी जादुई रेमेडीज दे दी है, जो मैं बहुत मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो हर्ब्स हैं, हमारे जो किचन में, हमारे जो घर में सामान है, जो सालों सालों से हमारे पूर्वजों ने हमको छोटी छोटी चीजें दी हैं, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वो बहुत बड़े काम के लिए है। आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत मजा आया बात करके। आगे भी हम बात करते रहेंगे, समय समय पर जैसे ही समय होगा नुपुर जी के पास, हम उनको बुलाते रहेंगे, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। आपके जितने भी संदेश हैं, आपके जितने भी मैसेज हैं, वो आप भेज सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है। अच्छा, एक लास्ट बात तो मैं पूछना भूल ही गया मैम, अगर जो किसी को बुक चाहिए तो कैसे मिलेगी, मतलब किस तरीके से वो? मैं अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर देखेंगे सर, मैं टैरो रानी मेरा ब्रांड नेम है। अगेन आप अंक वाले हैं तो मैं आपको बता दी हूँ, टैरो रानी का टोटल भी 9 आता है। 9, अच्छा। शफल्स ऑफ लाइफ और माई टैरो डेक, मेरा खुद का टैरो डेक भी डिजाइन किया हुआ मैंने एक इलस्ट्रेटर के साथ मिलकर, और एक पूरा स्केचिंग करके, दीज आर हैंडमेड डूडल आर्ट, ये आर्ट वर्क का टैरो डेक डिजाइन किया है। और ये बुक आपको सब कुछ अमेजोन पे मिल जाएगा सर। अभी और भी मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं दूसरे हब्स के साथ, तो ये बहुत जगह आपको ये बुक आप बहुत जगह से खरीद सकते हैं। अमेजोन पे मिल रही है तो आप वहां से मंगवा सकते हैं। और जितनी भी ज्यादा जानकारी और जो जो छुपा रखी है, जो मैम ने नहीं बताई पॉडकास्ट पे, तो इसमें काफी कुछ है। आपके एस्ट्रो ब्रिज पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारा संपर्क हुआ और हम इस तरह से साथ में काम कर रहे हैं। सर आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, क्या अमेजिंग पर्सनालिटी हैं आप, और मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मुझे सुनने के लिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर के थ्रू, या तो मुझे सोशल मीडिया पर टैरो रानी के नाम से आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।